हम्म। चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो शायद आप पढ़े भी नहीं होंगे। अगर पढ़े होंगे तो इस तरह के आप नहीं पढ़े होंगे। और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 7 मई को कंपार्टमेंटल परीक्षा होने वाला है, इसी के लिए लेकर आया हूं। आपको पता है केमिस्ट्री का परीक्षा 7 मई को एग्जाम है बुआ। और ये 7 मई को कंपार्टमेंटल परीक्षा केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन में लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 10 का उत्तर देना होता है, लेकिन यहाँ पे 20 का 20 बताएंगे। इतना बेहतरीन, इतना शानदार, इतना जानदार आप सोच नहीं सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रसायन विज्ञान क्लास 12 की केमिस्ट्री है। थोड़ा सा धैर्य पूर्वक देखने के प्रयास करना। और मैं उन बच्चे से मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चा तो कोर्स ले लिया है ठीक ही है। जो बच्चा अभी तक कोर्स को नहीं लिए हैं, ठीक है ना, या पीडीएफ को नहीं लिए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो जब इतना पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो केमिस्ट्री का 7 तारीख है, अभी आपके 15 दिन समय बचे हुए। कितने दिन? आपके पास 15 दिन टाइम है। अगर इसमें चाहो तो बहुत बढ़िया बेहतरीन आपको तैयारी कराया जा सकता है। उस तैयारी में आपको पूरे लाइव क्लास के साथ पूरा वीडियो, जो भी वीडियो छूटा है वीडियो, और या लाइव क्लास नहीं कर पाओगे वीडियो, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट उतना ही क्वेश्चन देंगे जो याद कर पाओ। आपको 400 से 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस 100 लघुत्तरीय और 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर का एक नोट्स देंगे कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए स्पेशल। और इसको आप 10 दिन के अंदर कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का आपको एक पीडीएफ देंगे बउआ, और यह पीडीएफ आपको 10 दिन में आप इसको याद कर सकते हो। याद करने के लिए तो 5 दिन में याद कर सकते हो, 10 दिन का ही है ही। इसको अगर केवल आप पीडीएफ लेते हो तो 99 रुपया में आपको मिल जाएगा, एक सब्जेक्ट का 99 रुपया में, ठीक है ना। और आप इस सोचोगे कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है बुआ। यहाँ पे हर साल देते हैं और बढ़िया बढ़िया 450 प्लस लाता है। आप निश्चिंत रहो इसके लिए, ठीक है ना। तो 99 में आप इस पीडीएफ को ले सकते हो, या 150 में आप क्या लिख सकते हो, पीडीएफ। ये सब के साथ आप क्या लिख सकते हो बुआ, इसके साथ आपको लाइव क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। लाइव क्लास इसके साथ, और वीडियो तो मिलवे करेगा, ठीक है। तो आप 150 में आप ये सब ज्वाइन कर लो, लाइव क्लास प्लस पीडीएफ, या 99 में केवल आप पीडीएफ प्राप्त कर लो। लेकिन लेना जरूर, क्योंकि भाई अगर 99 और 150 बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो, ठीक है ना, चाहेंगे कि आपका 1 साल समय बर्बाद हो जाए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रासरण दाब को परिभाषित करें। प्रासरण दाब होता क्या है? देखिए, जैसे कि आप लोग देखे होइएगा, कोई लड़का सा होता है कोचिंग के है क्लास में, चाहे कोई भी होता है, खासकर फिल्मों में देखिएगा, कॉलेज होता है, उसमें एक दो गुंडा रहता है, ठीक है ना, वो उसी के बाप के कॉलेज रहता है और रहता है ना, तो तंग अपने आप को ज्यादा ही तेज बनता है। तो हमको जानते नहीं हो हमारा बाप कौन, ऐसे ही बोलता है। ज्यादा फिल्म देखे होंगे साउथ मूवी में, तो उसमें दो चार उसका बेटा होता है, उसका भाई होता है, और उसके मतलब को हो सकता है कि जो नेता है, नेता उता हो, या तो उसका बेटा उस कॉलेज में पढ़ता रहता है, या उसकी बेटी पढ़ती रहती है, या उसका भाई पढ़ते रहता है। तो कहता है जानता नहीं मेरा कौन है। वो अपने आप को तंगा ज्यादा ही कॉलेज में बनने का प्रयास करता है, सब कुछ छेड़ता है, कुछ कुछ मतलब लड़का लड़की किसी को भी। तो उसमें क्या होता है, उसको बाहरी मतलब प्रेशर लग रहा है, बाहरी मतलब उसका बाहरी दाब है। मतलब उसको टेंशन नहीं है कि हमको कुछ होगा, कि बाबू थैले और बचाने के लिए क्या टेंशन है कि नहीं। बाबू तो रहले है बचाने के लिए, तो उसको दिक्कत है नहीं कुछ, ठीक है। तो वही कहता है प्राश्रय दाब, कि वे बाहरी दाब, उसका अपना नहीं है, बाहरी दाब जो विलियन की तरफ से लगाए जाते हैं। उस तरह से वो लड़का जो पढ़ रहा है, नालायक बेटा है, उसका वो कुछो कर रहा है, छेड़छाड़ रहा है लड़की को, क्यों? क्योंकि उसका बाप बचाने के लिए। तो बाहरी उसका दाब क्या है, बाहरी उसका संभालने वाला कौन? उसका बाप या भाई हो सकता है कि नहीं। तो ये कहता है वे बाहरी दाब जो विलियन की तरफ से लगाए जाने पर क्या करेंगे, प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है। प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। एक लाइन का डिफिनेशन है बउआ, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल झक्कास है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक सेल क्या है। देखो, सेल तो ऐसे दो प्रकार के होता है, एक प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होता है जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है। मतलब समझिए, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब होता है उसको चार्ज आप केवल एक बार कर सकते हैं। एक बार जब उस चार्ज हो गया, उसके बाद उसको उपयोग कर लीजिए, उसके बाद वो कोई चार्ज नहीं। जैसे कि रिमोट की बैटरी की बात कर लो, इस रिमोट में जो बैटरी लगा हुआ है,
कैमरा मत टिपा जाना। ये कैमरा का रिमोट है बुआ, ठीक है। दूसरा रिमोट दिखाते कहूँगा अगर खोलने के चक्कर में। चलो, ये जो है इस पैनल का रिमोट है, ठीक है। देखो इसमें जो बैटरी यूज हुआ है ये बेसिकली प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल एक ऐसे है क्योंकि एक बार जब यह उपयोग हो रहा है इसका डबल उपयोग नहीं कर सकते, डबल इसको चार्ज भी नहीं कर सकते हो, चाहे घड़ी की बैटरी की बात कर ले। तो प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल वह सेल है जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है, उसका पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते। आवेशित मतलब पुनः उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, पुनः उसको चार्ज जो है नहीं किया जा सकता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। और पुनः इसको उपयोग में नहीं ला सकते, एक बार उपयोग हो गया खत्म, यूजलेस हो गया। तो यहाँ पे शुष्क सेल और मरकरी सेल। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, प्राइमरी सेल क्या कहेंगे? प्राथमिक सेल वैसे सेल होते हैं जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है, जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होता है और इसका पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे शुष्क सेल, मरकरी सेल, ठीक है। और द्वितीयक सेल क्या है? तो वैसे सेल जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार कर सकते हैं, पुनः उसको आवेशित करके उपयोग कर सकते हैं, उसे हम द्वितीयक सेल कहेंगे। जैसे कि इमरजेंसी लाइट की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, इस तरह से आपकी इन्वर्टर की बैटरी, कार बस की बैटरी, इसको चार्ज कर सकते हैं, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घट जाता है क्यों? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल समझना, देखो भौतिक और रसायन, या अगर डीपली समझाया जाए तो बहुत समय लगेगा, इसलिए ज्यादा नहीं, टेंशन मत लीजिए। तो जब अधिशोषक और अधिशोष क्या है, जब अधिशोषक और अधिशोष के बीच आकर्षण वांडर बल, क्या कहा, बीच आकर्षण वांडर बल द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसे ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। देखो बउआ यहाँ पे क्या लिखा हम समझाते हैं आपको। देखिए भौतिक अधिशोषण क्या है, भौतिक जो भी राशियां है, चाहे भौतिकी के बारे में जो भी पढ़ना है फिजिक्स में, आप अभी तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फिजिक्स में जो भी पढ़ना है तो ज्यादातर करेंट वरेंट के बारे में पढ़ना है। सीधा समझिएगा, जब भी हम करंट ज्यादा मतलब ज्यादा गर्म हो जाता है तार वायर, तो करंट कम फॉलो करता है, यानी कि ताप बढ़ेगा तो उसकी चालकता घटता है। तो ये कहता है ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घट क्यों जाता है? तो जब अधिशोष्य और अधिशोषण के बीच आकर्षण वांडर बल द्वारा उत्पन्न होता है। सिंपल बात है कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अधिशोषण और अधिशोषण के बीच क्या होता है, बीच क्या होता है, आकर्षण वांडर बल द्वारा जुड़ा रहता है, आकर्षण वांडर बल द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। क्योंकि आकर्षण वांडर बल द्वारा जब एक दूसरे का अधिशोष और अधिशोषण जुड़ा होगा तो सिंपल है, ताप बढ़ेंगे, भौतिक अधिशोषण घट जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखा जाए कि कमरे के ताप पर ये क्या है, तरल है। H2O क्या होता है, जल होता है, ये क्योंकि जल का ही सूत्र है H2O, जबकि H2S गैस होता है। क्यों? जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आप देखोगे पानी, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी होता है, भले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है, अलग चीज है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, जल होता है, तरल मतलब जल, लिक्विड, ठीक है ना, तरल होता है। कमरे के तापक्रम पे तरल होता है, लिक्विड होता है, जबकि H2S गैस होता है। इसका रीजन बताइए क्यों? देखो सिंपल रीजन क्या होता है बउआ, सिंपल रीजन है कि H और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंधन होता है वो प्रबल होता है, प्रबल होता है, इसलिए जल अवस्था में है। जबकि हाइड्रोजन और सल्फाइड के साथ ये दुर्बल होता है, ये दुर्बल होता है, इसलिए गैस है। सिंपल यही तो होगा। देखो H2O में क्या होता है, H और O आबंधन प्रबल है, जबकि H2S में H और S आबंधन क्या होता है, दुर्बल होता है। मैंने यही बात बताया, इसीलिए S का और क्योंकि S का आकार O से बड़ा होता है। और सिंपल समझ लो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, H और O है, और यहाँ पे क्या है, H है और S है। सिंपल समझो, अगर कोई बड़ा चीज, ये O का आकार छोटा होता है, ये होता है छोटा होता है, S जो होता है बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, आकार, ठीक है, आकार बड़ा होता है, सीधा समझना। अब देखो बड़े चीज अगर बड़े डंडे को दिए देते आराम से तोड़ देते हो, लेकिन छोटी डंडा हुए छोट कर दिया जाए तो नहीं टूटता है। अब देखिए होइएगा, बड़े डंडे आराम से तोड़ सकते हो, छोटे डंडे को नहीं तोड़ पाते हो, है कि नहीं। तो ये कहता है कि एस का आकार ओ से बड़ा होता है, जो एस का आकार जो है
O से बड़ा होता है, ठीक है ना। इसीलिए H2O क्या है, तरल है, जबकि H2S गैस है। तो क्या लिखोगे डिफिनीशन में, डिफिनीशन में यह लिखना है कि H2O में H और O आबंधन प्रबल है, जबकि H2S में H और S आबंधन दुर्बल है। क्योंकि S का आकार O से बड़ा होता है। S का आकार जो है, जो S का आकार है O से बड़ा होता है, इसलिए H2O क्या है, जल है, तरल है, लिक्विड है, जबकि H2S गैस है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखा जाए, टिंडल प्रभाव क्या है बउआ। देखो बात करते हैं टिंडल प्रभाव, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव क्या है। जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, जब भी प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के मार्ग दिखाई देने लगता है। इस चीज को समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कहा गया टिंडल प्रभाव क्या है। अगर जब कोलाइडी विलयन जो होता है, जिसमें ये कोलाइडी विलयन है, जब भी इससे प्रकाश गुजरेगा तो इसकी कोलाइडी विलयन में जो कण होता है, इससे इसकी मार्ग रास्ता दिखाई देने लगता है। तो जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से गुजरता है या गुजारा जाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग, जैसे यहाँ से यहाँ प्रकाश गया तो इसमें दिखाई देने लगेगा। ये जब कोलाइडी विलयन तो इसमें प्रकाश किसमें गया है तो नजर आने लगता है, दिखाई देने लगता है, इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, अभी तक जो बच्चा कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, स्पेशल एग्जाम के लिए, फटाफट आप लोग 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, और जल्दी फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लेना। नंबर ऐसे यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है ना। अगर केवल आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ लेते हो 99 रुपया लगेगा। अगर पीडीएफ के प्लस क्लास लेते हो तो 150 लगेगा। ये आपको केकेजी क्लासेस के ऐप पर मिलेगा, ऐप पर, और ये आपकी व्हाट्सएप पे मिलेगा। तो आप जो चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे मिलेगा। तो बउआ जल्दी से जल्दी लेने के प्रयास करना। ऐसा मत सोचना कि मेरे 150 रुपये बर्बाद जाएंगे, ऐसा नहीं होगा बउआ। यहाँ पे सालों से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, और एक दिन की बात नहीं है। और आपको इससे बेहतरीन कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना। देखो बताने वाला बहुत सारा दे देंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों देंगे आपको। बहुत सारा कहेंगे कि हम ऐसे देंगे वैसे देंगे। मेन होता है भाई परिभाषा, भाई इसकी जो डिफिनीशन है यह भी याद होना चाहिए। आप फेल हुए, आप किस लेवल के स्टूडेंट है मुझे पता है। सिंपल देखो, आप जब फेल हुए तो आपने कुछ न कुछ कमजोरियां है। ऐसा नहीं कि सबके भगवान दिमाग बना कर दिए बढ़िया एकदम झकास, आप में कुछ न कुछ कमजोरियां है, ठीक है। दिमाग एक्टिव नहीं होता है, दिमाग काम नहीं कर पाता, ऐसा होता है भाई, याद करते भूल जाते हैं। तो भाई आपको ऐसे रिलेट करके देंगे। देखो भाई एक लाइन का डिफिनेशन है, इसके लिए 2 मार्क्स। देखो सिंपल है, इस यहाँ पे क्या है, सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। तो किसी चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। भाई इतना इजी डिफिनेशन आराम से याद हो जाएगा आपको। सेल स्थिरांक चालक की लंबाई एल और उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए क्या हो जाएगा, तो एल बटे ए क्या हो जाएगा, इसका सेल स्थिरांक हो गया। तो भाई कम से कम ये तो समझ में आ गया भाई, एक लाइन का डिफिनेशन है, जल्दी याद हो जाएगा। अब आपको डिफिनेशन में 5 लाइन का कर दे, याद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और साइंस में आपको कथा रामायण नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ चाहिए आपको सटीक पॉइंट टू पॉइंट। भाई विज्ञान में तो ही चाहिए, साइंस में तो ही चाहिए हमको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो हमको यही चाहिए, मैथ में तो यही चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। आप अलूल जलूल मत लिखिए, यहाँ पे कौन ये थी नहीं पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। इतिहास नहीं पढ़ रहे हो कि थोड़ा बड़ा भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चला जाता है, जो हमारे यहाँ इतना बेहतरीन डिफिनीशन कहीं नहीं मिले। डिफिनीशन इसको परिभाषा कहते हैं। ये भी सटीक होना चाहिए, खाली क्वेश्चन आंसर देने से नहीं होता है, क्योंकि आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। और हमारे यहाँ उतना ही दिया जाएगा जितना आप 5-10 दिन में याद कर सके, ठीक है। जरूर लेने के प्रयास कीजिएगा। तो सेल स्थिरांक को परिभाषित करे हुआ, तो किसी चालक की लंबाई, मान लिया जाए ये चालक है आपका, इसकी लंबाई, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र मतलब होता है इसकी मोटाई, ठीक है। ये मोटाई, इसकी मोटाई जो है, ये इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र कितनी मोटाई है, ठीक है। तो किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। तो सेल स्थिरांक बराबर एल अपॉन ए हो जाएगा। एंजाइम क्या है, देखो एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एंजाइम क्या है बउआ, एक प्रोटीन का भाग है। एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है, याद रख लो बउआ, एंजाइम क्या एक प्रकार का प्रोटीन का भाग है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर के पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है, जो शरीर के पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है,
एंजाइम कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एंजाइम का डिफिनेशन देखो, पॉइंट वाइज याद करो ना। एक पहला पॉइंट में लगो, एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है। दूसरा का पॉइंट में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तीसरा का पॉइंट में याद कर लीजिए, शरीर के पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है। बस हो गया। 3 पॉइंट पॉइंट वाइज याद कीजिए। हमारा जो होता है पॉइंट वाइज रहता है, ताकि आपको आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर के पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है, एंजाइम कहलाता है। आगे चलिए, क्वेश्चन कहता है द्विदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं? द्विदंतुर लिगेंड वे होते हैं जो कि सिंपल दो होता है। लिगेंड लिगेंड आपने लिगेंड क्या है? तो लिगेंड जो होता है किसी संकुल यौगिक में उपसहसंयोजक संख्या, यानी कि लिगेंडों की संख्या, सॉरी, उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा जो भी तत्व होते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, तो वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में दो स्थानों से जुड़ सकता है, उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। सिंपल समझिए, यानी कि कहा गया कि वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से दो स्थानों से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है, दो स्थान से जुड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सलेट क्या है, दो स्थान से, एक ऊपर भी जुड़ रहा है, एक नीचे भी। यहाँ पे एमीन देखो क्या है, एथिल डाइएमीन की बात करें, यहाँ भी जुड़ रहा है, यहाँ भी जुड़ रहा है, लेकिन दो स्थान से एक साथ जुड़ सके, किससे? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ सकता है। एक दाम में दो स्थान से जुड़ सकता है, तो द्विदंतुर लिगेंड कहेंगे। तो क्या कहेंगे बउआ? वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ दो स्थानों से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है, द्विदंतुर लिगेंड कहलाता है। बहुत ईजी है। अगले क्वेश्चन कहा गया मानक इलेक्ट्रॉन विभव को परिभाषित करें। मानक इलेक्ट्रॉन विभव है क्या? चलिए देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1 लीटर सांद्रण वाले विलयन को 1 लीटर सांद्रण वाले विलयन को 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को क्या कहा? इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट, थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन भेजना है मुझे। दिल धड़कता क्यों के प्यार में, मन मस्त भइल बा मस्ती में, दिल बैठल प्यार के कश्ती में। देखो गाएंगे, अगर गलती हो गया तो माफ करना, ठीक है? हमको आता नहीं है, बस गा देते हैं। मन मस्त भइल बा मस्ती में, हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवना। चलिए, उससे नहीं कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव, तो किसी 1 लीटर सांद्रण वाले विलयन में क्या करेंगे, 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। तो वह देखो, परिभाषा जो मिलेगा ना यहाँ पे, दिल खुश कर देता है। अगर आपके घर में भी कोई 10th या 12th भी पढ़ रहा है, जो 2026 में एग्जाम देने वाला है, उनके लिए भी हमारा यहाँ कोर्स ज्वाइन कर लेना। 399 का कोर्स है बउआ, जरूर ज्वाइन करवाना, ताकि उसका भी यह नौबत ना आए फेल होने का। इतना बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, कम से कम 450 प्लस। और जो टॉपर का तैयारी जो होता है, बच्चा उस पर डिपेंड करता है। टीचर का तैयारी बस इतना ही तक होता है, 450 प्लस। इससे ज्यादा टीचर की तैयारी नहीं होता है। कोई भी टीचर महान से महान ले लो, और इससे ज्यादा जो 20 नंबर का खेल होता है ना, 20 से 15 नंबर, 20 नंबर ना, किसी का 70 आ गया, 75 आ गया, बस 20 से 25 नंबर। वो 20 से 25 नंबर बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चे लिख कैसे रहा है, परिभाषा को डिफाइन कैसे कर पा रहा है। वो बच्चे पे डिपेंड करता है, टीचर पे नहीं करता है। टीचर जाकर वहां पे एग्जाम में नहीं लिख देता है, तो वो बच्चे का मेहनत होता है। टीचर का मेहनत इतना ही तक होता है, इससे ज्यादा का बच्चे का मेहनत होता है। तो हम इतना प्लस का तैयारी कराते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। उत्प्रेरक क्या है? देखिए, उत्प्रेरक जो होता है वह रासायनिक पदार्थ जो अपने अंदर अस्थायी परिवर्तन किए बिना प्रक्रिया के दर को प्रभावित कर सकता है। देखिए, उत्प्रेरण बहुत बेकार चीज है, बहुत खतरनाक है। मतलब अपने बैठा रहेगा एकदम मालिक की तरह, और दूसरे को प्रभावित कर डालेगा। तो ये कहता है वे रासायनिक पदार्थ जो अपने अंदर अस्थाई अपने अंदर क्या कहा, अपने अंदर अस्थाई परिवर्तन किए बिना, अपने अंदर बिना परिवर्तन, कुछ परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन किए बिना प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया के दर को प्रभावित कर सकता है, उत्प्रेरक कहलाता है। सीधा समझ लो, इतना बेहुदा है। मतलब अपने बैठे रहेगा एकदम, अपने अंदर अस्थाई परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन भी नहीं करेगा,
और अभिक्रिया के दर को प्रभावित कर सकता है, उत्प्रेरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि HI हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल क्यों है? हुआ क्वेश्चन बहुत इजी है, अच्छा से पढ़िए। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल है। आपको बताया भी थे, आयोडाइड जो होता है प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना, अम्ल होता है। जबकि फ्लोराइड क्या होता है, वो ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। शायद पता होगा आपको, शायद क्या हम ऑब्जेक्टिव में बताया भी है। अगर देखे होंगे जो बच्चा क्लास ज्वाइन किए उनको तो बल्ले बल्ले है, नहीं किए उनको दिक्कत है। तो आप लोग फटाफट कर लेना भाई, 150 रुपया बचाओ मत। कोई भी सब्जेक्ट लो 150 रुपया लगेगा, क्लास के साथ पीडीएफ। अगर केवल पीडीएफ लेना है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 99 लगेंगे। ले लेना आप लोग 91 17 82 30 62, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, जहां पे आयोडाइड लग गया तो प्रबल अम्ल होगा, यानी कि यह आपका प्रबल अम्ल है। क्यों, किसके तुलना में अम्ल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की तुलना में। तो हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल है। क्यों, तो सिंपल समझिएगा। देखिए HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड की अम्लीय शक्ति हाइड्रोजन फ्लोराइड से अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड के बंधन लंबाई हाइड्रोजन फ्लोराइड के बंधन लंबाई से अधिक होता है। यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड का जो बंधन लंबाई है वो अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड की तुलना में। इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड के क्या है, प्रबल अम्ल है। तो डिफिनेशन क्या लिखोगे बउआ, हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से प्रबल अम्ल है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड की बंधन लंबाई हाइड्रोजन फ्लोराइड की बंधन लंबाई से अधिक होता है। अतः हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड से अधिक अम्लीय है। एक बार आप लोग शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंकल दोष क्या है बुआ। देखो फ्रेंकल दोष सटकी दोष भी पढ़ा चुके हैं, तो सटकी दोष क्या, मैं उसको बताता हूँ। सटकी दोष वह दोष होते हैं जिससे यह कोई क्रिस्टल है, ठीक है। तो फ्रेंकल दोष सटकी दोष वह होते हैं जिसमें अवयवीकरण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो जाता है। जैसे रूम है या हमारा क्रिस्टल मान लेते हैं, इसमें से अवयवी कण छोटे छोटे समान हैं, इसको लेके गायब कर दिए, बाहर निकाल दिए, तो हमारा सटकी दोष कहलाता है। तो सटकी दोष वह दोष है जिसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर गायब हो जाता है, बाहर निकल जाता है, विलुप्त हो जाता है, सटकी दोष कहेंगे। फ्रेंकल दोष कहता है इस दोष में जो अवयवी कण है, जैसे यहाँ से अवयवी कण निकला और अंतराकाशीय स्थान में चला जाएगा, यहाँ से निकल कर अंतराकाशीय स्थान में चला गया, यहाँ से निकल कर अंतराकाश। तो इस दोष में क्या होता है, फ्रेंकल दोष में, इस दोष में अवयवी कण जो है जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाए। जैसे कि रूम है, ये हमारा जालक बिंदु है और इसमें से अवयवी कण बहुत सारा सामान है, उसको निकाल कर, जैसे कि यहाँ पे कुर्सी रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, एक कोना में चिपका देंगे, कोना में रख देंगे, तो इसमें से गायब नहीं हुआ, बस उसी रूम में है लेकिन एक कोना में है। तो ये कहता है इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़ा और अंतराकाशीय स्थान में आ गया, कहीं भी जा सकता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। ऐसे इसको हम पढ़ा चुके हैं। अगले क्वेश्चन है उपसहसंयोजक संख्या क्या है। तो वह किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उपसहसंयोजक संख्या क्या है। लिगेंड क्या है, ये आपको एक केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें F जो है आपका एक धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं इसको हम लोग। मैं इधर लिखता हूं, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, आपका Fe, ठीक है। और Cn की बात करते हैं, यह CN6 जो आपका लिगेंड है, लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया किसी संकुल यौगिक की, संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या, तो कुल लिगेंड की संख्या क्या, Cn कितना है 6 है, तो कुल लिगेंडों की संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। तो उपसंयोजक संख्या कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ पे उपसंयोजक संख्या कितने, 6 है इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि इसमें लिगेंड की Cn क्या है, लिगेंड है, Cn कितने, साइनाइड कितने, 6 है, तो इसलिए 6 उपसंयोजक संख्या हो गया। तो किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। आप क्वेश्चन है बहुलीकरण से आप क्या समझते हैं। जब कोई समान तथा असमान अणु को आपस में जोड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं तो बहुलीकरण कहलाता है। देखिए बहुलीकरण जो होता है, जैसे हम लोग पॉलीथीन चाहे प्लास्टिक का कोई निर्माण करते हैं, तो छोटी छोटी कण का उपयोग करके उसको एक प्लास्टिक का निर्माण कर देते हैं। तो वही कहा गया, जब समान और असमान अणु को मिला करके एक अणु का निर्माण करना, बड़ा अणु का निर्माण करना बहुलीकरण कहलाता है।
अगले क्वेश्चन है खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। खनिज क्या है? वैसे पदार्थ। देखो खनिज वो यहाँ पे कहा गया है वैसे पदार्थ जो खदानों से प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में अशुद्धि होने से धातु का निष्कर्षण अधिक खर्च में होता है, उसे खनिज कहते हैं। खनिज सिंपल है, पृथ्वी से खनन वह पदार्थ जिसको निष्कर्षण करने का अधिक खर्चा लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो खदानों से मतलब पृथ्वी के खून खदानों से प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में अशुद्धि होने की वजह से धातु का निष्कर्षण अधिक खर्च लगता है, उसे खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है? अयस्क वे पदार्थ है जो खदानों से प्राप्त होता है। क्या? खदानों से प्राप्त होता है और कम मात्रा में अशुद्धि होता है और इसको निष्कर्षित करने के लिए कम खर्च लगता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। तो अयस्क और खनिज में सिर्फ अंतर यह है, अयस्क खनिज क्या है या यानी कि वैसे पदार्थ जो खदानों से प्राप्त होता है और इसमें अधिक मात्रा में अशुद्धि होता है और उसको निष्कर्षित करने के लिए उसको शुद्ध करने के लिए अधिक खर्चा लगता है, उसे हम खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है? अयस्क वे पदार्थ है जो खदानों से प्राप्त होता है लेकिन इसमें कम मात्रा में अशुद्धि होता है। इसमें क्या होता है? कम मात्रा में अशुद्धि होता है, इसलिए इसको शुद्ध करना और इसको निष्कर्षित करना कम खर्च में हो जाता है। निष्कर्षित कम खर्च में हो जाता है, अयस्क कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्राउनी गति क्या है? देखो बाबा ब्राउनी गति जब टिंडल प्रभाव जो हमारा कोलाइडी विलयन होता है उसका निरीक्षण करते हैं तो कोलाइडी कण जो होता है टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से गमन करता है। तो क्या जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण जो होता है टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से गमन करता है, इसे हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहेंगे बाबा? इसको हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। समझे कि नहीं? जब कोलाइडी विलयन का हम परीक्षण करते हैं, जब कोलाइडी विलयन हमारा है इसका हम परीक्षण करेंगे तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से गमन करता है। ठीक है, इसको हम ब्राउनी गति कहते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अक्रिय गैस में केवल एक सी हेक्सोन ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है। देखो अक्रिय गैस में आपका शुरू होता है हीलियम से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हेक्सोन, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस का एक अक्रिय गैस वह है जो अपने आप में पूर्ण है, ये अपने आप में पूर्ण होता है, अक्रिय गैस होता है। ठीक है, तो ये कहा गया अक्रिय गैस में जो केवल हेक्सोन, इसके अलावा हेक्सोन जो है यही केवल रासायनिक यौगिक बनाता है, इसके अलावा कोई नहीं बनाता है, अपने आप में घमंड चोर रहता है। ठीक है, क्यों? देखिए अक्रिय गैस का एस और पी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है क्योंकि अंतिम उसका पूर्ण रूप से भरा होता है, लेकिन XE में हेक्सोन में डी ऑर्बिटल खाली रहने के कारण रासायनिक यौगिक बनाता है। यानी कि अक्रिय यौगिक वह होता है जिसमें एस और पी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है, वो हमारा अक्रिय गैस है। तो क्या अक्रिय गैस क्या है? एस और पी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है, लेकिन पूर्ण रूप से भरा अक्रिय गैस होता है। लेकिन जो हेक्सोन अक्रिय गैस तो है, लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल खाली रहने की वजह से, रहने के कारण रासायनिक यौगिक बनाता है। अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण क्यों करता है? संक्रमण तत्व रंगीन क्यों है? देखो ये डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है, इतना भी लिख सकते हो। संक्रमण तत्व रंगीन होता है क्योंकि इसमें डीडी संक्रमण होता है। तो क्या कहेंगे हम? संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है क्योंकि, इतना तक तो हो गया। संक्रमण तत्व में डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि संक्रमण तत्व में जो डी कक्षक होता है, डी ऑर्बिटल होता है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किरण को, प्रकाश की किरण को अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा और फिर उत्सर्जित करेगा तो रंगीन दिखाई देगा। तो ये करता है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है क्योंकि संक्रमण तत्व डी क्या होता है? संक्रमण तत्व डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के किरण को अवशोषित करता है, अतः डीडी संक्रमण के कारण रंगीन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का ऑक्सीकरण संख्या निकाले। लो भैया ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पूछ दिया आपसे, बहुत इजी है, बहुत झकास है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात होता है? मैं इस पर एक वीडियो भी लाया हूं, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? देखो इसका कैसे बनता है, ऑक्सीकरण नंबर कैसे निकलता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ज। तो यहाँ पे Fe क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, इसको x मान लिए, प्लस यहाँ पे Cn क्या है? साइनाइड, साइनाइड पर चार्ज -1 होता है तो -1 गुने कितने साइनाइड है? 6 है, 6 लिख देंगे इक्वल टू। देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट के पावर क्या है? तो -3 है तो -3 दे देंगे। x - 6 इक्वल टू क्या होगा? -3। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -3 + 6, क्योंकि प्लस उधर जाएगा 6। x का वैल्यू क्या है? 3, यानी कि हमारे पास जो आया यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण नंबर +6 आया। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्या क्वेश्चन के देखा जाए तो यहाँ पे x मानेंगे प्लस सी, यहाँ पे Cn6 पर चार्ज कितना होता है? वो 0 होता है,
क्या होगा 0। तो 0 गुने 6 इक्वल टू 3, x प्लस 0 इक्वल टू 3, x का वैल्यू क्या आया 3 आया, यानी कि इसका भी आपका +3 आ गया। तो दोनों का ऑक्सीकरण नंबर ज्ञात हो गया। ऑब्जेक्टिव का इसी तरह से काम किया जाता है बउआ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करने में लिखित का संरचना सूत्र लिखें। जैसे दो क्वेश्चन दिया 2 ब्यूटेनॉल। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम उपेक ने पढ़ा चुके हैं 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल मतलब समझिए 2 ब्यूटेनॉल मतलब समझिए क्या पहले बात ब्यूट है। पहला बात यहाँ देखिए ब्यूट की बात करता है, तो देखो कैसे लिखेंगे मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन ब्यूटेनॉल। और क्या 2 ब्यूटेनॉल मतलब 2 नंबर पर ऑल लगा दीजिए, 2 नंबर पर एल्कोहल लगा दीजिए। इसके अलावा ये इस तरह से कर दीजिए, चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा दीजिए, काम खत्म। ये आपका बन गया 2 ब्यूटेनॉल। आसान है, बन गया। ये आपका 2 ब्यूटेनॉल है, या इसको भी कर सकते हैं, ये भी आपका ब्यूटेनॉल ही है, ये 2 ब्यूटेनॉल ही है, क्योंकि दो नंबर पर कार्बन 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। दूसरा का नंबर पर लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं देना, मतलब एक शॉर्ट है, लेकिन ये आपका 2 ब्यूटेनॉल है, क्योंकि सिंपल है। ब्यूट मतलब होता है मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, यानी कि 4 को कार्बन, 4 कार्बन लिख दीजिए। और कह रहा है 2 ब्यूटेनॉल, ऑल होता है एल्कोहल के लिए, 2 नंबर पे एल्कोहल लगा दीजिए, काम खत्म। उसके नीचे देखो ब्यूटेन 1,4 डाई एसिड, मतलब पहले ब्यूटेन लिखिए। ब्यूटेन क्या होगा देखो, मैं इस क्या ब्यूटेन यानी कि 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटेन की बात किया 4। अब कह रहा है 1 नंबर और 4 नंबर पर क्या डाई एसिड लगाना है। 1 नंबर कार्बन पर पहिलका पर क्या कीजिए एसिड लगा दीजिए, यानी कि OH लगा दीजिए। एसिड मतलब ही ना होता है डाई एसिड, यानी कि डाई एसिड मतलब होता है अम्ल, एल्कोहलिक अम्ल, ठीक है। फिर चौथा नंबर पर लगा दीजिए, और इसके अलावा जो बच रहा है आप हाइड्रोजन चिपका दीजिए, काम खत्म। बस हाइड्रोजन लगा दीजिए, अब काम हो गया। बनाना बहुत आसान है, अगर आप इसको सीखना चाहो तो इसको हम ऐप पर पढ़ा चुके हैं। जो बच्चा कोर्स नहीं लिया है वो प्लीज ले लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। 150 बचाने के चक्कर में 1 साल बर्बाद कहूँ ना चल जाए आपका, ऊपर से फॉर्म भरने में 1500 लगा वो तो जाबे करेगा, फिर अगला बार लगेगा फॉर्म भरने में तो लगबे करेगा। तो भाई ऐसा मत सोचना कि 150 लेंगे सर जी तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई भी आता है तो उसका आज तक बर्बाद हम नहीं हुआ। हमारा प्राइस रह सकता है 400 500, लेकिन हम क्यों 150 रखे हैं, क्यों 100 रुपया रखे हैं, ताकि आप आराम से कर पाओ, उसको ले पाओ, ठीक है। समझ रहे हो। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ईजी है। अगर नहीं समझ में आया तो इसका मैं एक क्लास दिया हूँ जो ऐप पर है, केकेजी क्लासेस के ऐप पर क्लास कराया हूँ, उसको जरूर देखना। पूरे आपको औपैक नेम IUPAC नेम बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जितना टॉपिक है सब पढ़ाया हूँ। आप एक कोर्स ले लीजिए, बस 150 रुपये का दाम है, लेने का प्रयास करना। नंबर दिख रहा है 91 17 82 30 62, और केवल नोट्स लेते हो तो 99 लगेगा बुआ, जो WhatsApp पे मिलेगा, ठीक है। अब जो अच्छा लगे वो ले सकते हो, आपके लिए बेहतरीन दोनों है, याद रहे। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, थैंक यू।